भी हो गया है ना, उसको कहेंगे हम लोग सॉइल पोल्यूशन। ना सॉइल पोल्यूशन होता कैसे है, हुआ कैसे? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब तो सॉइल पोल्यूटेड नहीं था, लेकिन आज के डेट में हम सॉइल पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं चेंजेस तो आया है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तब जाके सॉइल पोल्यूट हो गया। सॉइल अपने नेचुरल कंडीशन से नॉन नेचुरल कंडीशन में पहुंच चुका है ना। तो स्टडी करने का कोशिश करेंगे तो पाएंगे हम, इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग। द की रीजन बिहाइंड द सॉइल पोल्यूशन इज ह्यूमन बीइंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। कैसे भैया? तो सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग एग्रीकल्चर का। In order to practice agriculture, we use enormous amount of pesticides, weedicides, fertilizers. ना, ये तीनों चीज they are not biodegradable. It can't be degraded by microorganisms. है ना? तो होता क्या है, इन सभी एलिमेंट्स का कण कुछ अमाउंट रह जाता है सोइल के अंदर ही, ठीक है, धीरे धीरे इकट्ठा होते रहता है और इसी के चलते सोयल अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी खो देता है, लॉस कर जाता है ना। अब वो पार्टिकुलर एरिया जहां पे पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फंगिसाइड्स ये सब इकट्ठा हो रहा था, उस पार्टिकुलर एरिया में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनकाउंटर नहीं कर सकते, देख नहीं पाएंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका घर एरिया है, अब उस घर एरिया में मान के चलो टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ने लगा, टॉक्सिसिटी बढ़ने लगी, वहां का एयर सही नहीं है, वहां का पानी सही नहीं है, तो क्या आप सरवाइव करोगे उस पार्टिकुलर एरिया में? विल यू बी देयर? विल यू बी एबल टू सरवाइव दैट देयर? हाँ या ना? नो सर। नो, ऑब्वियसली। ठीक ना, आपने न्यूज में देखा होगा, जस्ट द मॉर्निंग आफ्टर दीपावली इन दिल्ली, ठीक ना, स्मोक भरा पड़ा है यार, इतने पटाखे लोग जलाए हैं दिल्ली में कि अगले दिन स्मोक ही स्मोक छाया हुआ है पूरे दिल्ली भर में, है ना। तो रहने लायक जगह नहीं बचा। उसी की तरह यदि पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, तो सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म नहीं रह पाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, है ना, वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ यहाँ पर है, कहाँ गया सॉइल पोल्यूशन? ओके, कुछ सोर्सेस है सॉइल पोल्यूशन के। सॉलिड वेस्ट, केमिकल वेस्ट एंड एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आएगा? सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स जैसे कि कैटल शेड्स के क्या इंडस्ट्रीज वगैरह एग्रीकल्चर फील्ड से आ रहा है, लेकिन आ क्या रहा है ना, जैसे काउ डंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, ठीक है, प्लास्टिक, लेदर, रबर आर्टिकल्स, है ना, ब्रिक्स, सैंड, वॉर्म, क्लोथ्स, ये सब हो जाएंगे सॉलिड वेस्ट। इसमें से भी जो बायोलॉजिकल वेस्ट है ना, वो तो डिग्रेड हो जाएंगे, साल 2 साल 3 साल 10 साल के अंदर वो डिग्रेड हो जाना है। लेकिन ग्लास, प्लास्टिक, क्या ये डिग्रेड हो पाएगा? नहीं, नहीं डिग्रेड हो पाएगा। तो क्या करेगा? सोइल का प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। चेंज कर दिया सोइल का प्रॉपर्टी, है ना, सोइल का प्रॉपर्टी चेंज कर दिया भैया, उसकी पोरोसिटी पे बदलाव लाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे बदलाव लाएगा। फाइन। केमिकल्स, केमिकल्स में क्या क्या हो जाएंगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट आर जनरली डंप्ड इन वैकेंट site along the road, railway track, or elsewhere. These industry wastes contain a lot of chemical that pollute the soil. Chemical discharged into the air in the form of fumes such as compound of sulfur, lead, as well as gases like SO2 and NOx eventually come down and settle as dry deposition or as acid on the soil and pollute it. मतलब समझे इसका? कुछ समझाऊं मैं इसमें या फिर हो जाएगा आपसे?
हो जाएगा या मैं बताऊं इसमें? सर हो जाएगा। फाइन फाइन, ठीक है। केमिकल्स जो एयर में प्रेजेंट है वो रिएक्ट किया पानी के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद फॉल करा जमीन पे, सॉइल पे फॉल करा और सॉइल को पोल्यूट कर दिया। नेक्स्ट, एक्सेस फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये तो बता ही दिए। इसमें डीडीटी याद रखेंगे, पोटेंट पोल्यूटेंट है ये, सॉइल का भी पानी का भी, है ना। अब इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, फाइन, इस चीज की इस्तेमाल नहीं करी जाती है। अब डीडीटी को बॉयकॉट कर दिया यूएसए ने, बस पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ सर सॉइल डीडीटी पोल्यूशन। को किस लिए यूज किया जाता था? डीडीटी को यूज किया जाता था, एक कॉमन ये पेस्टिसाइड था, ये कॉमन केमिकल था जिससे हम मच्छर मारने के लिए भी इस्तेमाल कर में लाते थे, है ना। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, एग्रीकल्चर में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको मारने के लिए भी डीडीटी का ही इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट ये पढ़ेंगे जरा, इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन। द इंडस्ट्री पोल्यूटेंट इंक्रीज द टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ द सॉइल। इसका इफेक्ट क्या होगा कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। Soil pollution due to domestic sewage may cause disease like cardiasis, tetanus, etc. in human beings. ठीक है, ये कुछ खास नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, यू कैन ओमिट। सर हाँ बोलो। सर एक जगह यहाँ लिखा हुआ था कि the non-biodegradable chemicals even enter the food chains and biomagnify. हाँ तो बायोमैग्निफिकेशन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोग को? यस सर पढ़ा है। हाँ तो होता ही है ना। बायोमैग्निफिकेशन पढ़ाया था, हो गया। तो पानी से ही नहीं, सोइल से भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं हम, एक्सटेंशन ऑफ वल्चर। बताया था क्या मैंने आप लोग को एक्सटेंशन ऑफ वल्चर के बारे में? सर लास्ट ईयर बताए थे और टेस्ट में भी आया था। ओके फाइन, कैन यू रिपीट हिमांगी? सर आपने बताया था कि आज के डेट में वल्चर्स के एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण है बायोमैग्निफिकेशन। सर वो कैसे हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी प्लांट में गलत पेस्टिसाइड डाला, या फिर सर वो इरिगेशन के टाइम से हो सकता है, किसी पेस्टिसाइड की वजह से किसी प्लांट को में कुछ खराबी आ गई, सर उसे ग्रास हॉपर ने कंज्यूम किया। उसके बाद सर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को सर मंगूज ने खाया, और डेड मंगूज को सर वल्चर ने खाया। तो इस तरीके से सर जो वो डिजीज है वो वल्चर को अफेक्ट करता है। और सर ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसकी वजह से आज वल्चर्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गए हैं। ठीक है फाइन, इसको थोड़ा रिफाइन कर रहे हैं। ओके सी, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दे आर हार्मफुल, है ना। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। हुआ क्या, हम पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंगिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज करा, है ना। तो वो अनवांटेड मटेरियल्स पौधे ने एब्जॉर्ब किया, कम अमाउंट में एब्जॉर्ब किया, है ना। तो ग्रास ऊपर है जो निरंतर उस पौधे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पौधे का सेप कंटिन्यूअसली सक कर रहा है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ग्रास हॉपर के अंदर गया। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फ्रॉग के अंदर भी गया, धीरे धीरे स्नेक में भी जाएगा, स्नेक से वल्चर में चला गया, वल्चर इज नॉन एज स्कैवेंजर। या फिर आप इस तरीके से समझें, घास को गाय ने खाया, भैंस ने खाया, डियर ने खाया, ये सब मर गए, या टाइगर ने खाया, टाइगर भी मर गया। तो अल्टीमेटली वल्चर के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जा रहा है ना। दूसरे ऑर्गेनिज्म में तो कुछ ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ने, लेकिन वल्चर के अंदर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट दिखाया। हुआ क्या, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वल्चर के एग शेल को ही बनने नहीं दिया, ठीक ना। एग शेल, उसके अंडे का शेल ही तैयार होने नहीं दिया। अंडे का जो शेल बन रहा है उस मेटाबॉलिज्म को, उस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर दिया। तो वल्चर अब अंडा नहीं दे पा रहे,
तो आप ही बताओ, वल्चर दैट इज ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, ओविपेरस है तो भैया एग के थ्रू ही रिप्रोडक्शन कर रहा है, अब इसके पास तो एग है ही नहीं, तो क्या इसका प्रोजनी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है बायोमैग्निफिकेशन इफेक्ट के चलते वल्चर का एक्सटेंशन होना, है ना। ये दर्शाता है सॉइल पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन दोनों को। ठीक है, आगे बढ़े। लैंड पोल्यूशन में कॉज सेवरल प्लांट डिजीज, ठीक है, वीडिसाइड सच एज मेटाबॉलिक इनहिबिटर और सर स्क्रीन शेयरिंग शायद ऑफ हो गया है। ओके ठीक 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 है। अब दिख रहा है? यस सर। ठीक ठीक। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे जरा, वीडिसाइड सच एज मेटाबॉलिक इनहिबिटर और रिड्यूस द प्लांट यील्ड। ठीक है, वीडिसाइड्स एक्ट एज मेटाबॉलिक इनहिबिटर एंड रिड्यूस द प्लांट यील्ड होना चाहिए, एंड करेंगे और नहीं करेंगे इसको, एंड रिड्यूस द प्लांट यील्ड। ठीक है, प्रोडक्टिविटी पे भी डायरेक्ट असर डालता है। माइन डस्ट cause many types of deformities in animals and human being. It also destroys the vegetation of that area. ठीक है, soil से related है, मतलब कि dust particles can be considered as soil। होता क्या है, dust particles उड़ के पौधे के ऊपर चले गए, है ना। तो पौधे के ऊपर गया तो क्या वो भैया, वो सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट रिसीव नहीं कर पाएगा, वाटर एक्सचेंज करना है वो नहीं कर पाएगा। फाइन, ठीक ना। आगे बढ़े, सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कमन। ठीक है, सॉइल इरोशन हो गया। सॉइल इरोशन बचपन से पढ़ते आ रहे, इट इज द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल, इट्स कॉल्ड सॉइल इरोशन। इट कैन बी वॉश्ड अवे बाय रेन और एयर, और यही तो एजेंट ही है ना। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन आएंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है CAZRI, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है टॉपिक के अंदर, है ना, हटाइए उसको, ओमिट करिए। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन देखेंगे जरा। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन। कम ऑन, ये तीनों चीजें करो अभी, ये टास्क है आप लोग के लिए। Come on, causes of soil erosion, effect of soil erosion and prevention of soil erosion. Sir, what is suspended cultivation? Suspended cultivation, point number कौन सा? हेलो सर थर्ड कॉज, सर वो शायद मेरे ख्याल से फील्ड फैलोइंग है, सस्पेंडेड ठीक है, कल्टीवेशन। causes of soil erosion, improper farming and suspended cultivation। अच्छा, मान के चलिए कि एक पार्टिकुलर एरिया में हमने 2019 में कल्टीवेशन करी, है ना, 2020 में हमने कुछ नहीं लगाया, वहां पे हमने लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया, है ना। तो क्या होगा, सोइल को पकड़ने वाला कोई मटेरियल नहीं है, तो विंड आएगा, पानी आएगा, उसको बहा के लेके चला जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हो।
सस्पेंडेड मतलब एक साल हमने प्रैक्टिस करी एग्रीकल्चर, दूसरे साल नहीं करी, है ना, इसको हम बोल सकते हैं सस्पेंडेड एग्रीकल्चर। फील्ड फैलो, यस हिमांगी यू सेड फील्ड फैलो ना। यस सर। फील्ड फैलो में करते हैं हम लोग ये सोच के कि सॉइल की फर्टिलिटी रिगेन हो जाएगी, है ना। मान के चलो वहां पे कुछ उगा ही नहीं अगले साल, तो पानी उसको दहा के लेके चला जाएगा, या फिर पानी इतना तेजी से बहा वहां पे कि वो घास को भी उठा के लेके चला गया, है ना। यदि हम धान लगाते तो धान का जड़ मजबूत होता है, गेहूं का जड़ मजबूत होता है, नॉर्मल ग्रासेस का जड़ थोड़ा वीक होता है, तो वो पानी उसको दहा के लेके चला गया। ठीक है, सर आप एक बार इंटेंसिव क्रॉपिंग को सर एक्सप्लेन कर सकते हैं? कहाँ पे है बताओ जरा पॉइंट नंबर। सर फर्स्ट पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सर इंटेंसिव कहने का मतलब ज्यादा प्रेशर डाल के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना, है ना। सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो रही है, उसके बावजूद भी हम फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं, वीडीसाइड डाले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, है ना, टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव। हाँ जी स्वयं कुछ बोल रहे थे। सर पूछ रहा हूँ कि सर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में डिफरेंस क्या होता है? एक्सटेंसिव भी होता है क्या? हाँ यस सर सुने हैं। सुना है तो मुझे दिखाओ, आई वांट टू सी। लास्ट ईयर एसएसटी बुक में था, ज्योग्राफी सेक्शन में, एग्रीकल्चर सेक्शन में था। एक्सटेंसिव एक्सटेंड करके होगा, इंटेंसिव कहने का मतलब पुटिंग मच प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर टू मैक्सिमाइज द यील्ड, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इट इज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब समझ सकते हो लार्ज अमाउंट में करना होगा, सस्टेनेबल लेवल पे करना होगा, है ना, उसमें ज्यादा प्रेशर भी ना पड़े, है ना, और अच्छे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके करना, उसको बोल सकते हैं एक्सटेंसिव, या फिर सस्टेनेबल लेवल ऑफ प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखो जरा, गुड गुड वेरी गुड, सही, बहुत सही जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सर इसमें लिखा हुआ है मेकिंग स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स, बट सर एम्बैंकमेंट्स तो बहुत बार बह जाते हैं। नहीं तो स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट शब्द यूज किया ही गया है कि एम्बैंकमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग, देन इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। ईंट से थोड़ी बनाना होता है, इट मस्ट बी मेड अप ऑफ बोल्डर्स, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों, बड़े बड़े चट्टानों से बनाया जाता है ना। एक एक चट्टान 1-1 क्विंटल, 2-2 क्विंटल, 3-3 क्विंटल के होंगे, है ना। वो 5 किलो 6 किलो वाला नहीं, उसको बहा के लेके चला जाएगा, ठीक है। बोल्डर से उसको एम्बैंकमेंट बनाएंगे, और एक प्रकार का नेट से उसको ढका भी जाता है ताकि बह ना जाए। आपने कभी देखा है एम्बैंकमेंट? यस सर। है ना, तो देखे होंगे कि कितना मोटा मोटा बड़ा बड़ा सा चट्टान दिया जाता है। ट्रेन से कभी आपने जर्नी करा होगा तो देखा होगा, ब्रिजेस के अगल बगल मोटे मोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं, छोटा छोटा पत्थर नहीं रखा जाता है। सर लेकिन जो एरियाज होते हैं एम्बैंकमेंट्स के अलोंग, सर हम लोग ये कह सकते हैं कि दे आर हाईली प्रोन टू फ्लड्स? नहीं, क्यों? सर रिवर में जरा सा भी अगर ओवरफ्लो हुआ तो वो पानी तो सर इधर उधर ना जाके ना सर ना ना, नहीं तबाही नहीं, मचाएगा। एम्बैंकमेंट हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि फर्टाइल रीजन जो है वो वॉश आउट ना हो जाए, है ना। पानी का लेवल तो नीचे ही रहना है, बस कंटिन्यूअसली एक तरफ यदि धार लगेगा तो वो पर्टिकुलर एरिया डिग्रेड हो जाएगा। ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन पढ़े होंगे आप लोग, ऑक्सबो लेक पढ़े हैं कि नहीं ज्योग्राफी में? यस सर। है ना, तो ऑक्सबो लेक क्यों बनता है? यही मिट्टी कम रहता है, पानी का धार तेज रहता है, धीरे 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 कुछ अलग अलग प्रकार का शेप ले लेता है ना। तो फ्लड कहने का मतलब डैम का लेवल में यदि पानी है, डैम का लेवल में पानी है, डैम में ऑब्वियसली पानी का लेवल हाई होता है, यदि वो पानी आए लोअर एरिया में तब फ्लड आएगा। एम्बैंकमेंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि सॉइल वॉश आउट ना हो जाए। The main reason behind building the embankment is that to protect the fertile soil, to protect the fertile area,
है ना। अभी हमने देखा, जब बचपन में हम नदी को देखते थे, जहाँ पे हमारा गांव है ना, वहां पे एक छोटा सा चैनल हुआ करता था। अभी हम गए तो देखें कि वो 50 मतलब नदी का 50% एरिया को कन्वर्ट कर लिया, लेंथ वाइज में बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले 5 फीट का वो एरिया हुआ करता था, एक छोटा सा नाला हुआ करता था, अभी वो 20 फीट में कन्वर्ट हो गया। तो धीरे धीरे अगल बगल से वॉश आउट होता गया, वॉश आउट होता गया, कम हो गया। नेक्स्ट। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हो गया। ये पेडागोजेनेसिस याद रखेंगे। Involves the decomposition of organic material by bacteria and fungi and humidification and mineralization to of decomposed organic matter, है ना। पेडागोजेनेसिस याद रखेंगे। Pedogenesis, okay, this is pedogenesis, not pedagogenesis, pedogenesis। और कुछ है इसमें? बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल डिस्कस करें इसके बारे में थोड़ा सा। ये छोड़ दें। एक्सक्यूज मी सर। सर बता दीजिए। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो स्वयं? सर सर हाँ, सर डिफरेंस हाँ। क्या होता है बीइंग एक्सपोज टू और बीइंग प्रोन टू में? ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। न, एक्सपोज टू कहने का मतलब हुआ कि एक्सपोज हुआ, मतलब एक्सपोज करा गया, ये समझ सकते हैं, इंग्लिश है। और प्रोन टू कहने का मतलब है कि एक्सपोज ज्यादा हो सकता है ना, एक्सपोज होने का चांसेस है, एक्सपोज होना चाहेगा, है ना, प्रोन टू हो जाएगा। सर इसको और हम लोग बीइंग एक्सपोज मतलब प्रोबेबिलिटी हो के गया, टर्म्स में हो डिफर गया, मतलब। ठीक ना। बीइंग जब शब्द यूज करोगे तो मतलब हो गया, सर्टेन है। प्रोन टू कहने का मतलब इसके पास टेंडेंसी है कि एक्सपोज हो जाए। क्या हिमांगी, यू आर सेइंग समथिंग? सर हम बोल रहे थे कि ये दोनों वर्ड्स को सर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में या फिर यू चांसेस। कैन यूज, है ना, यू कैन यूज। बीइंग वाला प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा ना। यस सर। सर मेरे को लग रहा था प्रोन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। प्रोन टू मतलब कि चाहेगा कि हम एक्सपोज हो जाए, डिपेंड्स कि किस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना? आप सभी चीजों को एक ही फॉर्मेट से नहीं देख सकते, डिपेंड करता है कि हम किस चीज के बारे में जिक्र कर रहे हैं, है ना। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है या फिर डेलिबरेटली किसी के माध्यम से करवाया जा रहा है, इट मैटर्स। आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। ओके, बायो जियोलॉजी, जियोग्राफी, इन दोनों को मिला के कुछ साइकिल्स परफॉर्म होते हैं। कहने का मतलब टेम्परेचर, सोयल, वाटर, एयर, ये सब भी पार्टिसिपेट करेगा साइकिल होने में। ऑर्गेनिज्म भी हेल्प करेंगे साइकिल को अचीव करवाने में, इसीलिए इसको टुगेटरली टर्म कहा गया है बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, साइकिल कहने का मतलब किसी चीज का अंत ना होना, वो कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश होता रहेगा, खत्म होता रहेगा, रिप्लेनिश होता रहेगा, तो साइकिल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वाटर साइकिल, पढ़ो जरा, दिस इज क्वाइट इजी, पढ़ो जरा खुद से। पानी है, इवापोरेट करेगा, क्लाउड बनेगा, फिर से गिरेगा, प्रेसिपिटेट करेगा, बस यही है वाटर साइकिल।
अब देखो पानी हमारे शरीर के अंदर भी है, पेड़ पौधे के अंदर भी है, कंटिन्यूअसली इवापोरेट करते हैं हम पानी को, आसमान में जाता है, क्लाउड बनेगा, फिर से प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पृथ्वी पे आएगा, वाटर साइकिल हो गया, है ना। पृथ्वी पे पानी है कितना परसेंट? 70 हाउ मच? 78, 72, 70? सर 70%। हाँ 20% सर। हाँ, तो वो पानी सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो पानी लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में और सॉलिड के फॉर्म में भी है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में भी तो है, क्लाउड के रूप में, है ना। अभी आपके आसपास पानी है कि नहीं है? हवा में पानी है कि नहीं है? है। यस यस, सर। है ना। ह्यूमिडिटी। हाँ, तो वो 70% सिर्फ और सिर्फ ओशंस, तालाब, नदी नाले मिला के नहीं है, आपके बॉडी में भी है, हवा में भी पानी प्रेजेंट है। तभी तो ठंडा डालते हैं ग्लास में, तो ग्लास से ठंडा निकलने लगता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यस सर। निकलता है, या फिर वहां पे पानी क्रिएट हो गया? निकलता नहीं है सर। निकलता सर नहीं। मतलब वो ग्लास है ना, उस पे वाटर वेपर जो होता है वो ठंडे ग्लास के हाँ कांटेक्ट में आके वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता ठीक है, है। वो कंडेंस्ड हो जाता है, दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड व्हाट? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। है ना। बचपन में हमको भी लगता था यार तो घट रहा है यार, मैंने ठंडा डाला, शरबत डाला ग्लास में, ग्लास से चू रहा है, तो मैंने गौर करा इसका वॉल्यूम तो घट नहीं रहा है, तो हो क्या रहा है फिर? बाद में पता चला अरे यार ये तो कंडेंसेशन हो रहा है। दिस प्रूव्स द वाटर इज देयर इन द एयर आल्सो, है ना। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, पढ़ो जरा ये वाटर साइकिल को करो जरा, आपने बुकलेट से देखे, कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो पूछेंगे, कमन बहुत ही आसान टॉपिक है। अभी क्लास होता ना, तो मैं आप लोगों को सेमिनार प्रिपेयर करने के लिए बोलता, आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता बोर्ड पे जाके विथ प्रॉपर डायग्राम। सर बोलो। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछें। सर एक बुक में सर लिखा हुआ था कि लाइफ रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। सर हाँ लेकिन ये स्टेटमेंट तो गलत होगा ना? नहीं, गलत नहीं है। हाइड्रोजन लिविंग है क्या? नहीं। कार्बन लिविंग है? नहीं। ऑक्सीजन? none of the elements are living, none। क्या होगा, आर होगा या इज होगा? ठीक ना, कोई भी एलिमेंट लिविंग नहीं है। तो लिविंग कब बना? जब ये सब एलिमेंट कंबाइन हुए एक रेशियो में, है ना। तो एक हार्डवेयर तैयार हुआ और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला गया। सॉफ्टवेयर के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है ना। हार्डवेयर किस चीज से बना हुआ है हम जान चुके हैं, लेबोरेटरी में हार्डवेयर बना भी लिए, बट हम लोग के पास टेंडेंसी नहीं है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल सके। मीन्स लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हम इतना जान चुके हैं कि लाइफ क्रिएट हुआ है नॉन लिविंग कंपोनेंट से ही। फाइन। सर एक क्वेश्चन पूछे, मतलब सर इस टॉपिक से नहीं है। पूछो। सर हम आपसे पहले भी पूछे थे ये वाला क्वेश्चन कि सर दिमाग में सर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक जाइरस और सर एक होता है गायरस सल्सस होते हैं, दे आर नथिंग, हाँ सर। फोल्डिंग्स को कहते हैं गायरस और सल्सस। सर तो उसका क्या है मतलब इम्पोर्टेंस है दिमाग में? इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है, बस हम लोग नाम दे दिए, है ना। अब पेड़ है, पेड़ का शेप किसी का कोन होता है और किसी का अम्ब्रेला शेप होता है, शेप है बस, है ना। सिग्निफिकेंट यही होता है कि भैया कोन शेप होता है जहाँ पे बारिश, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, स्नोफॉल ज्यादा होता है, ताकि वो गिर जाए। फोल्डिंग गायरस अल्सर्स, फोल्डिंग होने का मतलब यही है कि सरफेस एरिया को बढ़ाना है। कहीं पे भी फोल्डिंग शब्द यूज हो बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, तो मान के चलिए कि वो करा जा रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया।
सर इस वाले केस में इम्पल्सेस और न्यूरॉन्स का सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। ना ना, न्यूरॉन्स का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं हम। नर्व सेल्स का एरिया, नर्व सेल्स ज्यादा से ज्यादा एग्जिस्ट करे, वो हमारा टेंडेंसी है ना। सर वाटर साइकिल हो गया। किसी को डाउट है? स्वयं और कौन है ना, स्वयं है एंड दैट लॉन्ग बॉय। कैपिटल टी है कि नहीं है? सर स्वयं भी नहीं और कैपिटल टी भी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनता है, सुनेंगे ठीक ना, बस कहानी सुनो, बुक पे देखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बोलूंगा देखने के लिए तब देखोगे। नाइट्रोजन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड मिलके बनाता है प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द बॉडी। किसी भी पौधे को या इंडिविजुअल को, एनिमल को ग्रो करना है तो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट चाहिए, मतलब प्रोटीन चाहिए, मतलब अमीनो एसिड चाहिए, मतलब नाइट्रोजन चाहिए, है ना। एनिमल्स do not have the tendency to grab the atmospheric nitrogen and convert it into amino acid. एनिमल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। So this property is there only with either plants or is there with some microorganism, है ना। माइक्रोऑर्गेनिज्म के पास ही टेंडेंसी है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, और वो एक्स प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाए अमीनो एसिड में। सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक्स में कन्वर्ट करना है ना। तो एक्स में कन्वर्ट करने का काम इंडस्ट्री भी करता है, थंडरिंग भी करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। लेकिन एक्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है, ये काम करता है प्लांट्स, ये काम करेगा प्लांट्स, हम नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू, है ना। हम किसमें अमोनिया कन्वर्ट लेके, करना है? ठीक है, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में ना। तो पौधे के पास ही टेंडेंसी है सर कि अभी हम अमीनो, एग्स बोल रहे हैं कि एक्स बोल रहे हैं? एक्स 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 वाई जेड, एक्स बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स बोल रहा हूँ, एक्स वाई जेड वाला, है ना। ओके, तो होता क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, अमोनिया दैट इज NH3, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया NH3 में कन्वर्ट कर रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहीं पे आके खत्म नहीं होता ये प्रोसेस, है ना। अब इस अमोनिया को कन्वर्ट होना होता है अमीनो एसिड में, तो ये अमीनो एसिड में बनाने का काम करता है पौधा, ठीक है। पेड़ के पास ये टेंडेंसी है, तो पेड़ ने क्या करा, अमीनो एसिड बनाया, प्रोटीन बनाया, फाइन, उस प्रोटीन को उसने भी इस्तेमाल करा, हमने भी इस्तेमाल किया। हमने क्या किया, प्रोटीन खाया, उसको अमीनो एसिड में तोड़ दिया, और फिर से दोबारा हमने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया अपने शरीर में, ठीक है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फाइन। एक शब्द यूज किया जाता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन कहने का मतलब होता है अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाले मैकेनिज्म को, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। एक बार सुन लेंगे एक चीज और, अमोनिया
को पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अमोनिया को पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता अपने शरीर के अंदर। यदि अमोनिया पौधे के अंदर बने then that is well and fine, ठीक ना, well and good बोल सकते हैं। पौधे के अंदर यदि अमोनिया बन रहा है तो सही है। यदि पौधे के बाहर अमोनिया बना तो वो पौधा ले नहीं सकता अमोनिया को। क्या करेंगे भैया इस कंडीशन में? एट दिस पॉइंट that NH3 must convert into NO3 minus, ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होना होता है, NO3 माइनस में कन्वर्ट होना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। फाइन। अब क्या करेगा पौधा? NO3 माइनस को ले लेगा अपने शरीर के अंदर। लेने के बाद फिर से अमीनो एसिड बना लेगा ये, है ना। अब क्या होगा? पौधा मर गया। पौधा मर गया तो फिर से नाइट्रोजन को वापस करना है ना भैया एटमॉस्फेयर को। तो पौधे में से अमीनो एसिड निकलेगा, अमाइनो ग्रुप निकलेगा, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग अमोनिफिकेशन भी कह सकते हैं, है ना। ये तो अमोनिया है, NH3 है। अब इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना है तो फिर से इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सॉरी। उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे उसको? डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। ओके कम ऑन, ये पढ़ेंगे आप लोग यहाँ से नाइट्रोजन साइकिल पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 1, फिर बाद में अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। कौन पढ़ो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक खत्म करें। कहीं पे डाउट हो रहा है तो पूछेंगे। सर आप स्क्रीन को प्लीज थोड़ा राइट कर सकते हैं? हो गया? थैंक यू सर। आप अपना बुकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हम घर पर नहीं है सर। कहाँ चली गई? भगवान के पास? नहीं सर, नानी के घर। कहाँ है नानी का तुम्हारा? सर जन्नत है सर। कहाँ? रावण के घर? नहीं सर, बोकारो में ही है। अच्छा। सर अजोटोबैक्टर जो है सर वो साइनोबैक्टीरिया होता है? ना, Azotobacter, they are bacteria. Azotobacter, Bergeringia, Clostridium, है ना, Rhizobium, they are bacteria. साइनोबैक्टीरिया नहीं होगा। सर आप नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमेशा दो साइनोबैक्टीरिया बताते थे सर, एक तो बीजीए एनाबेना, हो गया। नोस्टॉक। हाँ, हाँ थैंक एनाबेना यू और सर। नोस्टॉक बताते हैं, ठीक है। बीजीए लिखा हुआ है ना, ब्लू ग्रेन एल्गी नंबर 3, उसके बगल में ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एनाबेना, ANABENA, एंड नोस्टॉक, NOSTOC, नोस्टॉक, है ना। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, बेजरिंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, ये सब बैक्टीरिया है।
सर नाइट्रोजन साइकिल हो गया। गुड। सर ये चैप्टर और बाकी है क्या? लग तो रहा है, देखो तुम्हारा अभी ऑक्सीजन साइकिल है, फिर नाइट्रोजन साइकिल, फिर क्या है, कार्बन साइकिल भी है जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसको तो मैं बताऊंगा, इसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से। खत्म, बस इतना ही है, और क्या। कैन यू डू ऑक्सीजन साइकिल बाय योर ओन? कोशिश यस करो सर। जरा ऑक्सीजन यस साइकिल सर। अभी करो जरा, मैं लाइन पे हूँ, ठीक ना, अभी करेंगे। विल कंटिन्यू द क्लास अप टू 6:10 PM, ठीक ना। जूनियर क्लासेस हम जल्दी छोड़ देते हैं। आप लोग एग्रीकल्चर चैप्टर भी पढ़ना है जो सीबीएसई ने हटा दिया है? यस सर। ठीक, ठीक है, कोई बात। करो जरा ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन, लिसन, लिसन केयरफुली। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। पृथ्वी पे पानी पहले आया, ऑक्सीजन बाद में आया। फाइन। सो हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के एब्सेंट में कैसा होगा? रिड्यूसिंग टाइप होगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग टाइप होगा? ऑक्सीजन है ही नहीं। सर रिड्यूसिंग टाइप होना Very चाहिए good. क्योंकि ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन चाहिए। यस, ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन। सो द प्रिमिटिव अर्थ वाज रिड्यूसिंग टाइप, है ना। इस पृथ्वी पे पहली बार साइनोबैक्टीरिया नामक प्राणी आया, है ना, और उसी ने पृथ्वी पे पहली बार ऑक्सीजन को दिया बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पानी को तोड़ने की टेंडेंसी साइनोबैक्टीरिया के पास आई है इस पृथ्वी पे पहली बार। उसी ने पानी को तोड़ के ऑक्सीजन दिया है, तब जाके एटमॉस्फेयर का बनना शुरू हुआ ना। उससे पहले एटमॉस्फेयर नहीं था हमारे पृथ्वी पे। फाइन। आगे बढ़े। चलो, ये हो गया ऑक्सीजन आया कहाँ से? पानी से आया। फाइन, पानी से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को हमने इस्तेमाल करा फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। याद करेंगे, याद आप क्या करोगे, आप लोग को पढ़ाया नहीं मैंने ये तो, ठीक ना। ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज द फूड। एक्चुअली वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके पानी बना लेता है। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, है ना। ऑक्सीजन आता है पानी को तोड़ के, है ना, और जो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं, प्लांट एंड एनिमल इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फाइनली वो ऑक्सीजन पानी में कन्वर्ट होता है। तो पानी से ऑक्सीजन बना और अल्टीमेटली ऑक्सीजन पानी में जा रहा है। यहाँ पे साइकिल हो गया। अब देख लीजिए ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से इवॉल्व हो रहा है और इन्वॉल्व हो रहा है। पढ़ो, पैराग्राफ बुक को पढ़ो।
सर माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन क्या हुआ? माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन, माइक्रोब्स के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑक्सीजन को पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसोजोम्स है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास, प्रोकैरियोट्स के पास मिसोजोम्स, सर। याद करो। यस, उसी से वो ऑक्सीडेशन करेंगे। हो गया सर। वेरी गुड, कोई दिक्कत? नहीं। ओके, कार्बन साइकिल कर रहा हूँ, देखेंगे कार्बन साइकिल का की पॉइंट मैं बता रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है ग्लूकोज में, और ये फिक्सिंग की प्रॉपर्टी होती है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन ऑर्गेनिज्म के पास। जिसके पास क्लोरोफिल ए हो, उसी के पास टेंडेंसी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को C6H12O6 में कन्वर्ट कर दे, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। फाइन। अब इस पर्टिकुलर चीज का जब रेस्पिरेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तब फिर से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया गया ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट आपके पास भी है, पौधे के पास भी है, और हमारा जब डिग्रेडेशन होगा, पौधे का जब डिग्रेडेशन होगा, तो वहां से CO2 रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, है ना। प्रिमिटिव अर्थ के दौरान कहा जाता है कि डायनासोर्स पेड़ पौधे थे, है ना, भूकंप आया, सब धरती के अंदर चले गए, फॉसिलाइज्ड हो गए, तो उनके पास कार्बन स्टोर्ड है ना, फॉसिल फ्यूल के रूप में। जब उसको हम बर्न कर रहे हैं, उसको हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तब वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है। पढ़ो जरा आप, ये हिंट था, अब इसके माध्यम से आप लोग कर पाओगे। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर अभी कार्बन साइकिल के संदर्भ में सर आप बोले थे क्लोरोफिल ए, तो सर क्लोरोफिल का भी अलग अलग टाइप्स होता है? हाँ, क्लोरोफिल A, B, C, D, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन, है ना, कैरोटिनॉइड्स, ये सब पिगमेंट्स है जो लाइट को रिसीव करते हैं। सर इनको किस बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाता है? इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कितने कार्बन इसमें लगे हैं, कितने हाइड्रोजन लगे हैं, है ना, कितने नाइट्रोजन है, कितने एडिशनल एलिमेंट हैं, उन सभी के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन करी गई है। सर ये भी पढ़े हैं, प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंज्यूम्ड। प्रोसेस बाय व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर इज कंज्यूम, वही ये फोटोसिंथेसिस होगा। देखो जरा, फोटोसिंथेसिस होगा, देखो। ग्रीन हाउस इफेक्ट तक पढ़े, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पढ़ना है, मैं अगले क्लास में बताऊंगा, उस वहां तक पढ़ो। ग्रीन हाउस के पहले तक पढ़ो, डाउट है पूछे।
सर कार्बन साइकिल हो गया। फाइन, ये हो गया प्रोसेस बाय विच कार्बन इज रिलीज फ्रॉम बायोटिक वर्ल्ड टू एबायोटिक वर्ल्ड। यस सर। ठीक है, फाइन, हम यहीं पे खत्म करते हैं एंड नेक्स्ट डे विल डिस्कस फ्रॉम ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सर एक डाउट पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बोलो। सर जैसे जो नते हैं कि फ्लोएम में जो फ्लो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, तो सर हाँ। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो क्योंकि हम लोग का जो सोर्स सिंक रिलेशनशिप वेरिएबल होता है उसके वजह से जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल है। वही तो रीजन ही है, वही तो रीजन है, उसी के बेसिस पे तो हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। सर और ये रिलेशनशिप वेरिएबल मतलब किस चीज पे डिपेंड करता है, क्यों वेरी होता है? ओके, 5 दिन तक खाना नहीं खाओगे, 7 दिन तक खाना नहीं खाओगे, फिर भी जीवित रहोगे। क्यों रहते हो? क्योंकि आपके बॉडी में फैट स्टोर्ड रहता है ना। वो फैट डिग्रेड होगा, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, फैट से ग्लूकोज बनेगा और उसी ग्लूकोज का इस्तेमाल करके आपको जीवित रखा जाता है। सेम चीज होता है पौधे के अंदर भी, है ना। पौधा क्या करता है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो फूड स्टोर करता है रूट में, है ना, जड़ों में भी स्टोर करता है। फाइन, अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो जड़ से, ठीक है, जड़ से भोजन मूव करेगा स्टेम के तरफ। उस समय पत्ते नहीं होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे फूड का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, फ्रॉम रूट टू द स्टेम पोर्शन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, पत्ता भोजन बनाएगा, एक्सेस भोजन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में और धीरे धीरे चला जाएगा रूट में, फिर वहां पे जाकर स्टार्च में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा। तो देखो जब फेवरेबल कंडीशन है उस समय फूड का मूवमेंट हो रहा है हरे पत्ते से जड़ों की तरफ, और अनफेवरेबल कंडीशन में मूव कर रहा है जड़ों से शूट की तरफ। फाइन, तो बाय डायरेक्शनल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। ओके, और कुछ डाउट? सर ये कि सर जो सुक्रोज होता है वो सर ये लिखा हुआ था कि वहाँ कि फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज बोरॉन इज एन एलिमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड। हाँ तो तो सर ये माइक्रो एलिमेंट है, ये माइक्रो एलिमेंट है बोरोन, कहाँ से जो आता है कि सर? बोरोन सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है बोरोन। बोरोन चाहिए होता है तुम्हारा पोलन ट्यूब का ग्रोथ के लिए, तो इट इज प्रेजेंट इन सॉइल, वहां से बोरोन की प्राप्ति होती है। सर और एक और सवाल था कि सर एंजियोस्पर्म में तो सर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल होता है, हाँ, और जिम्नोस्पर्म में सर सीव सेल्स और एक अल्बुमिनस सेल्स होते एल्ब्यूमिनस हैं। सेल्स होता है। तो हाँ, सर ये एल्ब्यूमिनस सेल का काम कंपेनियन सेल जैसा या अलग है? कंपेनियन सेल जैसा ही। और बस सर हो गया। okay, we'll continue from this in the next class. Fine. थैंक यू ठीक है, सर। okay, थैंक यू सर। okay, okay.